बंधुओं, आज दशहरे के बाद और दिवाली से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं इन फेस्टिवल्स की तो शुभकामनाएं आप सबको देना ही चाहता हूं। साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि पीछे कुछ दिनों से, जब से हमारे देश में कोविड की महामारी शुरू हुई है, 25 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में एक रुकावट आई थी, तो अगर हम पिछले कई दिनों से सब लोग चिंतित भी थे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कैसे हमारी रिकवरी होगी, इसके बारे में कई तरह की चर्चाएं, आशंकाएं पूरे विश्व स्तर पे, भारत के स्तर पे जगह जगह लोगों के सामने आती थी। और अभी मैं यह बताते हुए आपके सामने बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि अक्टूबर माह के, इस महीने के कुछ आंकड़े पिछले कुछ दिनों आए हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखूंगा, क्योंकि आम जनता के लिए राजनीतिक बातें तो सब बहुत होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब कैसे मिलेगा, इसकी हर व्यक्ति को चिंता रहती है। और वैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हर वक्त यह चिंता रहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। तो यह महत्वपूर्ण कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख रूप से, अगर हम कल एक डेटा रिलीज हुआ है, वह है जीएसटी का डेटा। जीएसटी का इतना व्यापक डेटा आता है, टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन अगर होता है तो जीएसटी के कलेक्शन फिगर्स में होता है। केंद्र सरकार के रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी के द्वारा आता है। ऐसा ही प्रदेश सरकारों को जो बहुत बड़ा रिसोर्स एलोकेशन सेंटर से होता है, उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूती अगर कोई फिगर प्रोवाइड कर सकती है तो वह जीएसटी की फिगर प्रोवाइड कर सकती है। और इस बार का जो कलेक्शन है अक्टूबर का, वह 1 लाख से भी ऊपर, 1,05,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फिगर है जो बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर तेजी से आ रही है, चल रही है। और यह ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम देखें, पिछले साल अक्टूबर के माह से यह 10% ज्यादा है। 95,000 करोड़ का पिछले साल 2019 में, जबकि कोविड की इतनी कोई त्रासदी नहीं थी देश में, तब से बढ़ के 10% आगे बढ़ के आज जीएसटी का यह कलेक्शन अच्छा 1 लाख से ऊपर हुआ है, जिससे केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के लिए भी एलोकेट कर दिया सीजीएसटी, आईजीएसटी के तहत। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर हम सबको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक मापदंड के रूप में सामने खड़ी है। दूसरी, केवल यही नहीं है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी डेटा होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इंडिकेटर अगर हमारी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए अगर हम देखें तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई, बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती है और हर बार इसको इंगित किया जाता है। तो पीएमआई का इंडेक्स भी कल रिलीज हुआ है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वह 58.9% का पीएमआई इंडेक्स अक्टूबर के माह में देश में रजिस्टर हुआ है। और यह पिछले 13 साल के बाद इतनी बड़ी बढ़त ईयर ऑन मंथ बेसिस पे यह हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वह है जिससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मापा जाता है, और इस पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो रियल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या देखते हैं, वह इसके अंदर का समाहित हैं। चाहे पावर डिमांड को देख लें, ट्रैफिक मूवमेंट को देख लें, ट्रैवलिंग ट्रैफिक मूवमेंट्स को सिटीज में देख लें,
रेल के फ्रेट की एक्टिविटीज को देख ले, रेल फ्रेट में काफी ग्रोथ हुई है। टैक्स कलेक्शन हमने देख ही लिया। कंपनी परफॉर्मेंस, ऐसे सारे रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समाहित करने वाली पीएमआई इंडेक्स है, जो कि 13 साल बाद इतनी बढ़त से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यह हुई है। 50% से, जैसे मैंने कहा, ऊपर अगर है तो वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाली मानते हैं। आगे हम देखें, केवल इन्हीं नहीं है, जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ा इंडिकेटर है, पीएमआई इंडेक्स इंडिकेटर है। अलग अलग सेक्टोरल इंडस्ट्रीज को भी हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी दिशा में बढ़ रही है, और यह सामूहिक प्रयत्न जो सरकार का है, सारी मिनिस्ट्रीज का है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए यह फिगर्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, कई सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रगति अभी वर्तमान में कर रहे हैं कुछ पिछले 2-3 महीने में। उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कार सेल्स और टू व्हीलर सेल्स की फिगर्स अगर हम देखें तो वह मारुति और हुंडई कार ने जो रिलीज किया है वो उनने कहा ऑल टाइम हाई है। अभी तक उनकी जितनी भी सेल फिगर्स हुई है किसी महीने में, उसके अनुसार ये ऑल टाइम हाई सेल्स, कार की सेल्स हुंडई और मारुति की पिछले अक्टूबर के महीने में हुई है। और केवल यही नहीं है, केवल अर्बन कार सेल्स की बात नहीं हो रही, होंडा की ऑटोमोबाइल और मोपेड जैसे छोटे छोटे व्हीकल जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में कंज्यूम होते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी सेल में भी काफी ज्यादा ऑल टाइम बढ़ोतरी हुई है। और ग्रोथ की एवरेज 18% की ग्रोथ की ऑटोमोबाइल सेक्टर में रजिस्टर हुई है अक्टूबर महीने में। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फिगर्स हमारे सामने आती हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन को बताता है, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की कितनी हुई है, वह क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देख लें तो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स एक फिगर है सेकेंड क्वार्टर की, यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर, ये जो सेकेंड क्वार्टर की जो है, सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट्स हैं उसमें 470 सितंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट 470 कंपनी ने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया, रिमार्केबल पॉजिटिव पोस्ट टैक्स प्रॉफिट रजिस्टर किया 470 कंपनियों ने। और वह चाहे बैंकिंग सेक्टर को ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल को ले लो, चाहे ऑयल कंपनीज को ले लो, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स प्राइवेट कंपनीज ने बहुत हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर की है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कई फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्राउंड लेवल पे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वह 19.8% की ग्रोथ रजिस्टर की है, और यह पिछले साल से यानी ईयर ऑन ईयर सितंबर या अक्टूबर 2019 को अगर हम अक्टूबर 2020 से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो ग्राउंड लेवल पे कंजम्पशन और जनरेशन है, उसमें जनरेशन में 19.8% के इंक्रीज हुआ है। यह फिगर्स इसलिए भी जरूरी है आप लोगों को जानना कि कई बार हम नरेशन में बह जाते हैं। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में यह प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं करेगी, और सरकार जब कई बार कहती है तो कई यह जो मुश्किल डेटा है उनको हम रेफर ना करके पब्लिक डोमेन में जो प्रचलन की भाषा है उसके ऊपर हम अटक जाते हैं। इसके कारण यह दिक्कत होती है। नहीं तो ग्राउंड लेवल पे यह सारी फिगर्स बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ की तरफ पॉइंट आउट करती है। हमारे देश की 60% से ऊपर जनसंख्या जो है कृषि पे आधारित है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। अभी पीछे जबकि ओवरऑल जीडीपी फिगर्स जो सरकार ने रिलीज की थी, ओवरऑल जीडीपी फिगर्स में काफी फॉल हुआ था, लेकिन फिर भी उस समय भी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ 3.5% के करीब, एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल इकोनॉमी की 3.4% की ग्रोथ रजिस्टर हुई थी। तो कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो पूरे देश में लगभग 60% से ऊपर जनसंख्या को
को सीधा फायदा होता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके अंदर रोजगार और उसके अवसर सामने आते हैं। आगे हम देखें, इवन बैंकिंग सेक्टर में यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शंस माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, जो लोग अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण चीज है, इन चीजों को समझना और जनता तक पहुंचाना। नहीं तो इस नरेशन को, क्योंकि इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है, पब्लिक सेंटिमेंट का बड़ा महत्व होता है, क्या नरेशन चल रहा है, क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं, वह भी कैटलाइज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये सेंटिमेंट को बदलने के लिए, सेंटिमेंट को एक नई दिशा देने के लिए ये डेटा जनता तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है, जबकि ये पब्लिक डोमेन में ही है। लेकिन इसको कंसोलिडेटेडली भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि इस महत्वपूर्ण विषय, जब जिससे आम जनता का बहुत बड़ा सरोकार है, उससे सरोकार रखती है, वह उनके साथ सामने पहुंचना चाहिए। तो रूरल इकोनॉमी में भी ग्रोथ इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण पीएमआई के बाद आता है कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स, जो 6-7 कोर इंडस्ट्रीज हैं देश की, चाहे वो कोल सेक्टर हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। या जो कोर इंडस्ट्रीज मानते हैं, ये 7-8 कोर इंडस्ट्रीज मानते हैं देश की, इन कोर इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है आईआईपी फिगर्स में, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है, उसमें 40% कम जो कंट्रीब्यूशन है इन 8-10 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा रिकवरी हुई है। मार्च में यह इंडेक्स जो था 134 का था, वह अप्रैल में घट के, क्योंकि कोविड की एकदम त्रासदी शुरू हुई, पूरा विश्व उसके लिए तैयार नहीं था, भारत में भी अचानक यह त्रासदी हुई और लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी, तो वह अप्रैल में घट के 81% हो गया था। सितंबर में वो जो है, अभी वापस सितंबर की फिगर हमारे पास है, वह 119.7 का इंडेक्स हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 2019 के बराबर है। यानी जो 2019 सितंबर 2019 में जो कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स था, उसके बराबर वापस हम सितंबर 2020 में पहुंच गए। तो यह भी एक तरीके से दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पॉजिटिव स्थान पे पहुंच गया है। भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो कि कई वर्षों से नेगेटिव था, उसके लिए टेम्पररी पॉजिटिव डोमेन में आ गया है, क्योंकि सरकार ने फोकस तरीके से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बहुत सारी स्कीम्स की, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात हो, चाहे एफटीए को रीवर्किंग की बात हो, आरसेप से भारत ने साइन आरसेप को नहीं किया, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रावधान सरकार ने घोषणा किए, जिसके कारण बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि कोविड में एक महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वह भी एक पॉजिटिव डोमेन में आ गया। और एफडीआई सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमी के इंडिकेटर में, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जहां कॉन्फिडेंस है वहां पे कोई भी पैसा लगाता है, ग्लोबली जो एफडीआई है वो 45% की फॉल हुई है। ग्लोबल एफडीआई फ्लो में फॉल हुआ है 45% का, लेकिन भारत में एफडीआई इस कोविड के बाद भी बढ़ा है। ये अपने आप में बताता है कि विश्व स्तर पे भारत की इकोनॉमी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आज अभी तक का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 3-4 दिन पहले का जो फिगर है, 560 बिलियन डॉलर्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का हो गया है, यह अभी तक का लार्जेस्ट रिजर्व्स है। इतनी बड़ी त्रासदी में, जबकि हमारा सारी तरह से इकोनॉमी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद भी हमारा एफडीआई भी पॉजिटिव रहा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी बढ़ी है। यह सारा क्यों हो रहा है, यह समझना चाहिए कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहुत सिस्टमैटिकली, जब जिस क्षेत्र को सपोर्ट की, सहायता की जरूरत है, उस क्षेत्र के लिए फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस को अनाउंस कर रही है। हमारा 21 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत के समय जो कोविड को
कंट्रोल करने का, कोविड के त्रासदी से लड़ने का जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज था, उसी में वन टाइम फिगर हम अनाउंस करके, फिगर्स दे के अनाउंस करके, अपने सारे रिसोर्सेज अगर नहीं इस्तेमाल करके सरकार ने जुडिशियस रिसोर्सेज का एलोकेशन का एक रास्ता अपनाया, जिसमें सीरीज ऑफ फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं। कल वित्त मंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा और फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी अपने कहा कि जो फिस्कल स्टिमुलस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आती है। तो जिस जिस इंडस्ट्री को जिस समय किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, उसको उस समय कंटिन्यूसली फिस्कल स्टिमुलस के द्वारा उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार के पास रिसोर्सेज जनरेशन प्रॉपरली है और उसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। और सीरीज ऑफ स्टिमुलस से अगेन एंड अगेन कैटलाइज करेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को। यह नीति सरकार ने अपनाई है। कुछ लोगों का इसमें मानना है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मैंने शुरुआत भी की थी कि दिवाली आ रही है, दशहरा अभी गया है, और फेस्टिवल सीजन के कारण यह जो एक्टिविटी या पॉजिटिव फिगर है। तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले साल की अगर फेस्टिवल सीजन को हम कंपेयर करें, और यह फिगर मैंने बहुत सारे फिगर्स बताए अक्टूबर 2019 से कंपेयर करते हुए बताए हैं, तो अक्टूबर 2019 में दशहरा और दिवाली, जिसमें दिवाली सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, परचेजिंग करने के लिए लोग अनलीश करते हैं अपनी एक्टिविटीज को, वो अक्टूबर में पड़ी थी, लेकिन इस बार नवंबर में। तो कुछ लोग जो यह सोच रहे हैं कि आने वाले समय में यह इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्टेन नहीं कर पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और डिमांड जो कंज्यूमर डिमांड है, एफएमसीजी का डिमांड है, वो इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा, उनके लिए यह बात ध्यान में लाना मैं चाहता हूं कि जो दिवाली की अल्टीमेटली फेस्टिवल डिमांड है वो 14 नवंबर को होगी, तो उस समय हमारा नवंबर में भी हम इसको सस्टेन करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इन सब के बावजूद भी सरकार, न हमारे वित्त मंत्री जी न प्रधानमंत्री जी आराम से बैठने की जो है स्थिति में चल रहे, वह कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं। और वह इस बात को भी, अगर वित्त मंत्री जी के हम कल के इंटरव्यू को देखें तो उन्होंने कहा कि चाहे अच्छे फिगर्स आए हैं, अच्छी इंडिकेटर्स हैं, फिर भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे अपने को, ताकि और देखेंगे कि नवंबर के महीने में हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यह जो कॉशियस अप्रोच सरकार की है, टारगेटेड अप्रोच सरकार की है, सेक्टोरल अप्रोच सरकार की है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, उसी के कारण यह है कि 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे कॉन्फिडेंस, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हमने शुरू में सरकार 2000 बनने के वक्त कहा था कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर 2024 में अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे, उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम आश्वस्त हैं कि हम उस लक्ष्य को अवश्य 2024 तक पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वी शेप्ड रिकवरी, जिसको कि केवल आज हम ही नहीं कह रहे, विश्व की कई जो आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हैं वह सब इस बात को मान के चल रहे हैं कि अगले साल भारत की वी शेप्ड रिकवरी बहुत अच्छी तेजी से बढ़ेगी, और उसके इंडिकेटर्स के रूप में अभी ये जो इस क्वार्टर की हमारी अक्टूबर की और सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, उस सब चीजों को को भी ध्यान में रखते हुए यह बात को दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर पास्ट लॉरल्स पे कोई बैठ जाए, आराम करने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कई महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने लिए हैं इमीडिएटली, उनके एक टाइम लैग से उसका इंपैक्ट आता है। एकदम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई सरकार घोषणा कर देते तो उसका तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें एक टाइम लैग रहता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने आने के लिए। जबकि इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी बहुत सारे प्रभाव जो रिफॉर्म्स के हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 महत्वपूर्ण बिल हमारी सरकार लेके आई है। लेबर रिफॉर्म्स, कितने 30-30, 40-40 साल से लोग बैठे हुए थे कि ये रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व में ही उस चीज को इस बार हम लेके आए हैं। वह भी अभी अनाउंस हुए हैं, उनका इंपैक्ट भी आना है। न्यू
कई तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी, लॉजिस्टिकल पॉलिसी, ऐसे यानी इतने सारे प्रयास के साथ भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पूरा इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के बहुत सारे रिफॉर्म्स सरकार कर रही है। कोल ब्लॉक की ऑक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो इन सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स जो अभी इमीडिएटली अक्टूबर के महीने में सरकार ने अक्टूबर और सितंबर के महीने में घोषणा की और अभी भी जिनकी प्रक्रिया चल रही है, उन सब का भी इम्पैक्ट आने वाले समय में अच्छी तरह से होगा। और मैं क्योंकि आर्थिक विषय देखता हूँ, पार्टी के कई लोगों से इंटरेक्शन भी होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी मेरी चर्चा होती है, और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, CII, फिकी, एसोचैम, PhD, इन सब लोगों से भी, और छोटे MSME सेक्टर, लघु उद्योग भारती, ऐसे सब संस्थानों से इंटरेक्शन होता है। उन सब में यह पॉजिटिव सेंटिमेंट की बात सामने निकल के आ रही है। उन लोगों को इस बात से आश्वस्त हैं कि सरकार अच्छी मेहनत से अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे तेजी से लाने के लिए प्रयासरत है। मोदी जी के अंदर विजन है, डायरेक्शन है, विल पावर है और निर्णायक नेतृत्व है जो कि अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाएगा। तो यह सारी चीजें पॉजिटिव बिजनेस सेंटिमेंट को कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ेगी। तो मुझे यह लगता था कि यह सारी बातें, वैसे आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में कई जानकारी भी रखते होंगे, तो उस सब में आपके सामने ये फिगर्स आई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे, जो कि डिफिकल्ट भी कई बार होता है, फिर भी आप लोगों तक रखने का पार्टी के नेतृत्व ने आज निर्णय लिया, और मैं आपके सामने इस विषय को रखने के लिए आप अपनी संक्षिप्त रूप में आपके सामने मैंने अपनी बात की थी। अभी बिहार में भी परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। तो हमारे प्रदेशों के इलेक्शंस को भी देखें और केंद्र के भी देखें, तो अर्थव्यवस्था में विकास के मॉडल को हम लोग पूरी तरह से प्रदेश में और केंद्र में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही मेरी को बात करनी थी, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं ले सकता हूँ। हाँ, मैं तो इसलिए मैंने बताया, कुछ तो सरकार के जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस हैं, कोई और सरकार के राइट डायरेक्शन में टाइमली इंटरवेंशंस भी हैं। चाहे RBI का इंटरवेंशन आप देख लीजिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात है, IBC जैसे जो प्रॉब्लम करते थे इंडस्ट्रीज को, उसके जो चेंजेस किए सरकार ने बैंकों के लेवल पे NPA वगैरह को लेके, उसका भी फर्क है। स्टिमुलस पैकेज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फोकस किया जिस टाइम, उस सेक्टर को सरकार की योजनाओं के कारण, मनरेगा का, प्रधानमंत्री किसान योजना का, ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस पैकेज अलग अलग टाइम में सरकार ने राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लिए, और फिर उसके साथ आने वाले समय में और कई सारे जो स्टेप्स हैं, जो मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाइपलाइन में की है, उसकी भी बात सामने की। और अल्टीमेटली भारत की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वह अपने आप में बहुत बड़ी, 137 करोड़ से ऊपर की जो जनसंख्या है, वो अपने आप में बहुत डिमांड जनरेट करती है। तो उसका अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, उसको विश्वास होता है अर्थव्यवस्था में, तो वो जो डिमांड जनरेट करती है, तो वो इकोनॉमी को अपने आप कैटेलाइज करती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रोड मैप है, पीछे जहां जिस सेक्टर की जरूरत है उसकी आवश्यकता की पूर्ति है, और क्रेडिट और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को, लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, किसानों के लिए, उस तरह के सारे सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस दिवाली के शुभ अवसर पर यह संदेश जनता तक यहाँ पे पहुँचाएंगे अवश्य, कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए उस रास्ते पे है, और सरकार फिर भी उसके ऊपर आश्वस्त होकर बैठने वाली नहीं है, कंटिन्यूअसली इस विषय पे काम करेगी। धन्यवाद।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.